बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप में से जो न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अदर लीगल इशूज़ फॉर द एंटरप्रेन्योर। याद रहे कि हम जो सब्जेक्ट डील कर रहे हैं उसका नाम है एंटरप्रेन्योर। ये वो शख्स होता है जो रिस्क लेके कोई भी कारोबार शुरू करता है और उसको जो है वो कंपेटिटर्स के बराबर ला के खड़ा कर देता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो एंटरप्रेन्योर और शख्स होता है इसका मुकाबला किसी दूसरे बंदे के साथ नहीं होता, बल्कि इसका मुकाबला अपनी ज़ात के साथ होता है कि वो अपने आप को मज़ीद से मज़ीद तर कैसे और कितना बेहतर बनाता है। एक बात इंपॉर्टेंट जो है इसमें याद रहे, क्योंकि हम सब का जो रिलीजन है वो इस्लाम है, तो इस्लाम के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिस शख्स का आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है वो शख्स तबाह बर्बाद हो गया है। तो इसी तरह आप ये हिसाब लगा लें कि हम में से हर शख्स फिर क्या है, एंटरप्रेन्योर है, जो कि हर रोज़ अपनी ज़ात से ख़ुद मुकाबला कर रहा है और अपने आप को अपने आप से ही बेहतर तर बनाने की कोशिश कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अदर लीगल इश्यूज़ फॉर द एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि इंसान की जो काबिलियत होती है उसको वो संभाल के रखता है, उसका सही इस्तेमाल करता है और उसको कैश करवाता है, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस किस शक्ल में आपके सामने होती हैं, तो वो कहते हैं कि वो पेटेंट की शक्ल में आपके सामने डिस्कस की जाती हैं। ट्रेडमार्क उसमें आ जाता है, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर की तरफ से मतलब कि बनाए जाते हैं। जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसकी जो कामयाबी का राज होता है वो कभी किसी को बताता नहीं, बल्कि उसको अपने सीने में छुपा के रखता है ताकि वो उसका इस्तेमाल करके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स हासिल करे। सॉरी। उसके बाद वो ये कहता है दीज रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट एसेट्स टू द एंटरप्रेन्योर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड बी अंडरस्टैंड इवन बिफोर इंगेजिंग द सर्विसेज ऑफ एन अटॉर्नी। इट मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूज़। ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि ये उसके पर्सनल ट्रेड्स में ये बात शामिल होती है और वो क्या करता होता है कि इस अपने आप को उसके साथ इंगेज करता है या अपनी टीम को और कोशिश करता है कि जो उसका अनऑथराइज्ड यूज़ है उससे उसको बचा कर रखे। 4 ways to protect IP. IP stand for intellectual property. Patent on inventories, trademark on branding, copyright on music videos, pattern forms of expressions and trade secrets from the methods या फार्मूला। अच्छा, ये ट्रेड सीक्रेट्स आ रहा है, ठीक है। इसको खैर डिटेल में करते हैं डिस्कस। इससे ऊपर लिखा हुआ पेटेंट्स ऑन द इन्वेंशंस। इन्वेंशंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई न्यू ईजाद की है, आप उसके अगेंस्ट जो आपकी लीगल अथॉरिटीज़ होती हैं उससे जाके उसकी प्रोटेक्शन ले लेते हैं ताकि कोई बंदा उसको कॉपी पेस्ट ना कर सके। फॉर एग्जांपल सैमसंग ने एक कंसेप्ट कॉपी किया था आईफोन का, जो कि अभी लॉन्च होना था, तो आईफोन ने उनके ऊपर केस किया, तो केस खैर काफ़ी अर्सा वो चलता रहा और वो जीत गए। तो बेसिकली इन्वेंशंस जो थी वो आईफोन की थी, लेकिन कॉपी किया किसने? सैमसंग ने। उसके बाद आगे आता है, कहते हैं ट्रेडमार्क ऑन द ब्रांडिंग डिवाइसेस। ट्रेडमार्क होता है जी, फॉर एग्जांपल पेप्सी का ट्रेडमार्क आप देख लें क्या है, वो एक बॉल होता है रेड एंड ब्लू। कोक का ट्रेडमार्क देख लें। इसी तरह डिफरेंट अगर मैं ब्रांड्स की बात करता हूँ, क्यू मोबाइल का ट्रेडमार्क देख लें, डेल का आप ट्रेडमार्क देख लें। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेडमार्क से भी जो है अक्सर औकात अर्निंग करते हैं। अक्सर औकात हम वो पहनते हैं ना, कुछ शर्ट्स होती हैं जिसके ऊपर स्पेसिफिक ब्रांड्स के ट्रेडमार्क लिखे होते हैं, तो वो ट्रेडमार्क जो है कंपनी कोशिश करती है कि कोई और यूज़ करके अपने आप को कैश ना करे। कॉपीराइट ऑन म्यूज़िक वीडियोस की बात कर रहे हैं। अब ये अक्सर औकात आप यूट्यूब पे जाकर देखें, वहाँ पे अगर कोई म्यूज़िक की वीडियो आप लगाते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो वो फौरी तौर पे उसको क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपको नोटिफिकेशन देता है इसको डिलीट करें, अदरवाइज़ यूट्यूब इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। फिर इसके साथ साथ क्या होता है कि इसी तरह कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इनको आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लीगल अथॉरिटीज़ से जाके इसको अप्रूव करवाएं। हम इसका प्रोसेस भी देखेंगे कि इसको कैसे हम करते हैं। कॉपीराइट के बाद, अच्छा अक्सर कॉपीराइट्स आपने देखा भी होगा किताबों के पीछे भी होता है, ठीक है, वो कॉपीराइट नंबर दिया होता है कि भाई ये जो है हमने क्या कहते हैं कॉपीराइट है, ये हमारा ISBN नंबर है, कोई बंदा इसको कॉपी नहीं कर सकता इस बुक के अंदर से मटेरियल। उसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट्स फॉर द मेथड्स एंड फार्मूलाज विद द इकोनॉमिक वैल्यू। अब इसके अंदर क्या बात की जाती है कि हमारी जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेड करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपनी उसके अंदर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी वैल्यूज़ को ठीक करने के लिए, या अपने बिज़नेस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए।
नेक्स्ट वन इज़ द, वो कहते हैं नीड फॉर अ लॉयर की बात कर रहा है कि इसमें वकील की आपको ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं सिंस ऑल द बिजनेस इज़ रेगुलेटेड बाय द लॉ, एंटरप्रेन्योर नीड टू बी अवेयर ऑफ एनी रेगुलेशंस दैट मे बी अफेक्ट हिज और हर न्यू वेंचर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्टार्टअप एंड द एंटरप्रेन्योर विल नीड अ लीगल एडवाइस। अच्छा, अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर एंटरप्रेन्योर ये बात देख ले कि किसी किस्म की प्रॉब्लम सामने आ रही है, मतलब कि कोई बंदा आपके कंसेप्ट्स को कॉपी कर रहा है, पेस्ट कर रहा है और आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, सॉरी आप उसका बिगाड़ना आपने क्या है, वो जनाब आपको किसी खातिर में नहीं ला रहे, तो आप कोशिश करते हैं एक लॉयर रखते हैं जो वेल क्वालिफाइड होता है और उससे आप सलाह मशवरा लेते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर शुड केयरफुली इवेल्यूएट द लॉयर नीड्स बिफोर हायरिंग वन। वही बात आ गई, इसको हायर करने से पहले आप एक दफ़ा उसको आप देख लेते हैं कि क्या ये हायर मेरी डिमांड्स के मुताबिक है भी है, सर्विसेज दे भी सकेगा या नहीं दे सकेगा। हाउ टू सेलेक्ट अ लॉयर, लॉयर को आपने कैसे सेलेक्ट करना है। लॉयर जो है वो अपनी फील्ड का प्रोफेशनल होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उसके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि किन किन कंडीशंस के अंदर आपको कैसे कैसे एक्शंस लेने हैं या मशवरे देने हैं या केस करना है। दूसरा ये है कि रिटेनर बेसिस, कि लॉयर वो हो जो आप रिटेन भी कर सकें, मतलब कि ना वो इतना महंगा हो ना वो इतना सस्ता हो, आप उस कीमत के अंदर या उस सर्विस फ़ीस के अंदर अपना एक लॉयर हायर करें कि जिसको आप फ़ीस अदा भी कर सकें टाइम पे। उसके बाद वो ये कहता है कि लॉयर की और भी कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि मे बी हायर्ड फॉर वन टाइम फ़ीस, एक दफ़ा आप उसको हायर करें। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेसिफिक इशू है, उस स्पेसिफिक इशू के लिए आपने लॉयर हायर करना, उसे आप कह देंगे कि यार अभी के लिए मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ, ठीक है, आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे, इन केस अगर कोई और प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए भी हम आपको परमानेंट तो नहीं, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको ये हायर करेंगे, लेकिन अभी वक्ती तौर पे क्योंकि ये केस 1 महीना चलेगा तो हम सिर्फ 1 महीने के लिए आपको रखेंगे। गुड रिलेशनशिप आपको रखने पड़ते हैं ताकि अगर कोई रिस्क सामने आता है तो वो एज आ एथिकली आपको गाइड भी करता रहे। और उसके बाद वो ये कहता है कि कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जो है आप उसको कुछ ऑफर्स भी कर सकते हैं कि अगर आप मेरे साथ बिज़नेस करें तो मैं आपको ये बेनिफिट्स दे सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ द पेटेंट आ रहा है जी। पेटेंट बेसिकली ये आपकी पहली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, पेटेंट क्या होता है कि आप जैसे देखते हैं ना, जब आप कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, आप कोई मॉडल या डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो जो मॉडल या डिज़ाइन होता है उसका उसका उसकी जो ऑर्नामेंटल वो जो होती है, जो कंसेप्ट होता है या जो चीज़ आपने बनाई होती है वो बड़ी कीमती होती है, बड़ी ऑर्नामेंटल होती है। आपकी कोशिश होती है कि उस कंसेप्ट को कोई दूसरा बंदा कॉपी ना करे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पेटेंट राइट ले लेते हैं। कहता है अ पेटेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इन्वेंटर। इन एक्सचेंज फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन द गवर्नमेंट ग्रांट अ इन्वेंटर एक्सक्लूसिवली रिगार्डिंग द इन्वेंशन फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। वंस अगेन, ये पेटेंट क्या है, ये पेटेंट इन्वेंशन है, न्यू इन्वेंशन। उसके अगेंस्ट इन्वेंटर को एक किस्म के प्रोटेक्शन राइट्स मिलते हैं, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो उसको अपने पास रखे, सेव रखे, और मुश्किल वक्त में अगर कोई बंदा मतलब उसको तंग करता है तो वो इस राइट्स का इस्तेमाल करते हुए इस पर केस भी कर सके। एट द एंड ऑफ दिस टाइम द गवर्नमेंट पब्लिश द इन्वेंशन एंड इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द पब्लिक डोमेन विच विल बी हेल्प इन जनरेटिंग द न्यू आइडियाज़ एंड इवन द डेवलपमेंट ऑफ एन बेटर प्रोडक्ट दैट कुड रिप्लेस द ओरिजिनल। वो ये बात कर रहा है जी, गवर्नमेंट जो है एक दफ़ा उसको चेक कर लेती है उसकी इन्वेंशन को, ये क्या कोई ये हार्म इन्वेंशन तो नहीं या कॉपी पेस्ट तो नहीं ऑलरेडी, या इससे कुछ और नुकसान तो नहीं होता, तो उसके बाद फिर उसको पब्लिश करके उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी बना देती है एक हिसाब से, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता है। टाइप ऑफ पेटेंट की बात कर रहे हैं जी, इसमें सबसे पहली टाइप इसमें आ रही है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट क्या है, वो कहता है कि ऐसी आपकी इन्वेंशन होती है फ्रॉम एनी वन एल्स मेकिंग, यूजिंग एंड सेलिंग आइडेंटिफाई द इन्वेंशंस जनरली रिफ्लेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू यूजफुल एंड ऑब्वियस प्रोसेस सच फिल्म डेवलपिंग मशीन, फोटोकॉपियर, कंपोजिशन ऑफ द मैटर सच एज केमिकल कंपाउंड और मिक्सचर। अच्छा, इसमें ये चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है, लेकिन उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यूटिलिटी पेटेंट यानी ऐसी चीज़ें जो यूटिलिटी के लिए यूज़ होती हैं, जैसे उसने फोटोकॉपियर मशीन की बात कर दी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसने एक दो और चीज़ें होंगी, टूथपेस्ट पंप है, एज अ टूथपेस्ट पंप की बात कर रहे हैं, खैर ठीक है। ये टूथपेस्ट के तौर पे जो यूज़ होते हैं ऐसे टूल्स वगैरह जो कि दांतों की सफाई के लिए, अगर उस टूल को कोई बंदा कॉपी करता है तो वो भी उसमें चला जाता होता है। और यहाँ पे इसने बोला हुआ कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये डिस्प्रिन की गोली है ना आपके सामने, इसके कुछ फार्मूला होते हैं जो जिनको मिक्स करके डिस्प्रिन बनाई जाती है। अगर कोई नई फॉर एग्जांपल टैबलेट आ जाती है, उसका नाम है पोनस्टान, फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, हो सकता है ये दोनों सेम कंपनीज की हों, तो पोनस्टान भी आपको ये कहे कि यार डिस्प्रिन नहीं तो पोनस्टान खा लो क्योंकि सेम है,
अगर डिस्प्रीन पोनस्टान को चेक करे कि इसके अंदर मतलब कि वो फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ है, तो उसे ये पता चले कि फार्मूला जो है वो कुछ पार्ट डिस्प्रीन का कॉपी करके उन्होंने नई मेडिसिन बना दी है जिसका नाम था पोनस्टान, और वो भी जनाब डिस्प्रीन की जगह यूज़ हो रही है, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी किसी एक बंदे ने एक फार्मूला लगा के वो चीज़ बनाई है ना, आप ये कहते हैं जी चलो जी मैं भी कुछ थोड़ा सा उसका हिस्सा लगा लेता हूँ तो मैं अपनी नई चीज़ बना देता हूँ, तो वो आपकी इन्वेंशन में नहीं जाएगी, उसके खिलाफ अगेंस्ट हो जाएगा। कहता है अ यूटिलिटी पेटेंट हैज़ अ टर्म ऑफ 20 ईयर्स, उसके 20 साल की प्रोडक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल फाइबर ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर etc। डिज़ाइन पेटेंट की बात कर रहे हैं, अब ये पेटेंट की दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर जो आपके डिज़ाइंस होते हैं, जो आपके मॉडल्स होते हैं, जो आपके बड़े यूनिक होते हैं, उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा होता है, प्रोटेक्शन राइट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके एथलेटिक शूज़ होते हैं, बाईसाइकिल्स, अगर अक्सर आप उसके हेलमेट बनाते हैं, द स्टार वॉर करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिज़ाइन पेटेंट के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। थर्ड वन इज़ द प्लांट पेटेंट की बात कर रहे हैं। प्लांट पेटेंट के अंदर वंस अगेन वो वाले मॉडल्स शामिल हैं जो कि प्लांटिंग के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है हाइब्रिड टी रोज़, सिल्वर क्वीन, कॉर्न, बैटर टॉय, टमाटोज़ आर द आर टाइप ऑफ प्लांट पेटेंट। मतलब ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये वाली मशीन्स यूज़ होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हर बंदा अपने आप को जो है वो ईज़ी वे की तरफ लेकर आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकता है और बेहतर से बेहतर जो है उसके रिजल्ट्स गेन करता है और उसको उसका प्रोटेक्शन राइट भी मिलता है। अब हमने पेटेंट लेना है, तो पेटेंट लेने के लिए हमारे पास पेटेंट एप्लीकेशन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं ना यार, हमने एक इन्वेंशन कर ली है, उसके अगेंस्ट हमें जो है मंजूरी कैसे मिलेगी, या हमें आप ये कह लें कि उसके अगेंस्ट हमें पेटेंट कैसे इशू किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके लिए प्रोसेस होता है, एक एप्लीकेशन आपको रिटर्न में लिखनी पड़ती है। उसमें सबसे पहले ये है कि इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन का जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट होता है, मैं कोशिश करूँगा कि ये पेटेंट की जो एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट जो है ना आपके सामने शेयर भी करूँ। उसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो इंट्रोडक्शनरी पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपने जो भी इन्वेंशन करनी है उसके अगेंस्ट आपने पेटेंट लेना है, आप उसका बैकग्राउंड, उसके एडवांटेजेस जो हैं वो सारे के सारे, या नेचर ऑफ जो प्रॉब्लम है वो मेंशन कर देते हैं, जो कि डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफरिंग। इन्वेंशंस द डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफरिंग। मतलब आपकी कोशिश यही होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये करें ताकि उसकी आप हिस्ट्री बयान करें, उसके आप एडवांटेजेस लिखें कि क्या आपके सामने प्रॉब्लम आई थी तो उसके अगेंस्ट आपने ये वाली इन्वेंशन दी है। जैसे टेलीफोन था, ग्राहम बेल ने दिया, तो उसने सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम, उसकी हिस्ट्री बताई कि भाई ये इसलिए मैं इन्वेंट कर रहा हूँ ताकि डिस्टेंस को जो है ख़त्म किया जा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द डिस्क्रिप्शन होती है जी। उस इन्वेंशन के हवाले से आपने सारी उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके ड्राइंग्स उसकी आप बना लें, रफली ड्राइंग होती है लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि वो ड्राइंग्स जो है आपकी समझ में भी आ जाए और देखने वाले की समझ में भी आए और उसको ईज़िली रिकगनाइज भी किया जाए। थर्ड वन इज़ द क्लेम की बात कर रहे हैं। क्लेम क्या होता है कि आप जो भी पेटेंट दे रहे हैं, describe in bold terms. Claims must not be too general either that they hide from the invention, uniqueness and advantage trying to patent. अच्छा, क्लेम इसमें क्या होता है? क्लेम इसमें ये है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें डिफ़ाइन कर दी होती हैं कि किस वसीम साहब सॉरी जी उसमें आपने क्या किया होता है, मैं इसको एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। कहता है सर्व टू स्पेसिफाई दैट एंटरप्रेन्योर इज़ ट्राइंग टू पेटेंट essential part of the invention should be described in the broad terms. Claim must not be too general either that they hide the invention, uniqueness and advantage. ठीक है, मतलब कि आप अपनी उसके अंदर जो भी इन्वेंशन है उसको आप बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करें कि आप क्या चीज़ इन्वेंट आपने किया हुआ है, उसकी जो मेन जो पार्ट है आपकी इन्वेंशन का वो क्या है, जिसके अगेंस्ट आप क्लेम रखते हैं कि अगर कोई बंदा इसको कॉपी पेस्ट करेगा तो मैं क्लेम कर दूंगा उसका। ठीक है, ये बेसिकली था आपका बिज़नेस आपकी एक एप्लीकेशन का प्रोसेस आगे आ रहा है। बिज़नेस मेथड पेटेंट्स की बात कर रहा है। बिज़नेस मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट करूँगा amazon.com की, कि अमेज़ॉन जो है एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है। अगर आप ये देखें ना कि इसकी तरह बड़ी ज़्यादा वेबसाइट्स ऐसी आ गई हैं जो सेम ट्रेडिंग कर रही हैं, लेकिन स्टिल अमेज़ॉन जो है वो क्यों बरकरार है या क्यों कायम है? क्योंकि इसके मेथड ऑफ ट्रेडिंग जो है वो तमाम वेबसाइट से डिफरेंट है, और अगर कोई बंदा उस तरीके को फॉलो करता है या कॉपी करता है तो उसको या तो लाइसेंस लेना पड़ेगा या उसकी कोई रॉयल्टी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो जो है कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ठीक है,
ये मेथड्स उसके होते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी आप क्या करते हैं, पेटेंट ले लेते हैं। स्टार्टअप विदाउट अ पेटेंट, आप जो है स्टार्ट क्या पेटेंट के अगेंस्ट कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप बाद में किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आपकी जो इन्वेंशन थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एज़ कम्पेयर टू अदर, या आपकी इन्वेंशन को किसी दूसरे ने कॉपी कर ली है। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप अभी वेबसाइट पे डाटा रखते ही हैं और अगले मिनट वो डाटा कॉपी होकर लोग अपने आप ये कह लें कि ट्रेडमार्क के साथ उसको फौरी तौर पे उसका पेटेंट ले लेते होते हैं। तो आप इस चीज़ की भी इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ले जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आ रहा है जी ट्रेडमार्क। ले जी नेक्स्ट जो आपकी इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ रही है, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे हमारा ट्रेडमार्क। अभी हमने पेटेंट कंप्लीट किया, तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है, कोई भी नेम होता है, कोई वर्ड, कोई सिंबल होता है जो कि फॉर्म अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क। जैसे आप करीम का ट्रेडमार्क देख लें, आप ऊबर का ट्रेडमार्क देख लें। इसी तरह आपकी जो मशीन्स होती हैं फ़ोटोकॉपियर की या कंप्यूटर्स होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, उनके आप ट्रेडमार्क देख लें, जिनको देखते साथ ही आपको पता ये चल जाता है ये किस कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। अब उसके बाद वो ये कहता है कि ट्रेडमार्क जो है उसके लिए आपको 10 ईयर्स रजिस्ट्रेशन के लिए मिलते हैं। और उसके बाद वो ये कहता है इन द 5th and 6th ईयर द रजिस्ट्रेंट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल affidavit with the PTO indicating the mark is currently commercial use to otherwise registration will be cancelled। ठीक है, इसमें आपने ये कंफर्म बात करवानी होती है कि अभी जो ट्रेडमार्क है ये चल रहा है, ठीक है, कमर्शलाइज्ड है। उसके बाद कहते हैं देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ द ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं कि ट्रेडमार्क की कैटेगरीज को उसने डिवाइड कर दिए जी, 4 हैं। क्वाइन मार्क की बात कर रहे हैं, कहते हैं डिनोटेड नो रिलेशन बिटवीन द मार्क एंड द गुड्स एंड सर्विसेज afford the possibility of expansion with a wide range of the product, for example Kodak and Mercedes की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी ना मैं आपको एक जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। इसमें मैंने जैसे कहा था एग्जांपल आपको देंगे, कोडैक की कंपनी है, आप गूगल से उसको सर्च कर सकते हैं। मुझे कोई रेलिवेंट एग्जांपल इसकी नज़र नहीं आई, नहीं तो उसको मैं ऐड कर देता। बेसिकली इसके कुछ ये वाला जो ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क की जो फर्दर 3 अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं ना, उसमें से एक अप्रोच है डिस्टिंक्टिव। तो डिस्टिंक्टिव के अंदर ये क्वाइन ट्रेडमार्क होता है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को दूसरों से मुख्तलिफ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम उस हवाले से क्या करते हैं, अपना कोई ट्रेडमार्क चूज़ करते हैं कि हमारा जो ट्रेडमार्क है वो ऐसा ट्रेडमार्क है जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरों से डिफरेंस, यानी उसमें एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, और दूसरा ये है कि हम उसमें वाइड वैरायटी होती है, उसमें एक रेंज होती है, जैसे मैंने आपको कोडैक की इसमें एग्जांपल दी है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द आर्बिट्रेरी मार्क की बात कर रहे हैं, इज़ द वन दैट वन अनदर मीनिंग इन अवर लैंग्वेजेस इज़ अप्लाइड टू अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। एप्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर्बिट्रेरी की बात कर रहे हैं। उसके बाद सजेस्टिव मार्क की बात कर रहे हैं, सर्टन फीचर्स क्वालिटीज़, यानी कि इसमें ये वो वाला ट्रेडमार्क होता है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर आप स्पेसिफिक फ़ीचर्स देते हैं जो कि जिसमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जो कि उसको शो कर रहा होता है, जो किसी प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स को शो करता है। जैसे बड़ी मशहूर एग्जांपल इसने दी हुई है फेयर एंड लवली की। तो फेयर एंड लवली का अगर आप ट्रेडमार्क देखें, अभी रिसेंटली वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, नाम भी उसका चेंज कर दिया उन्होंने। तो ये बेसिकली ट्रेडमार्क जो है उसकी एक खातून बनी हुई है जिसने मुंह पे ऐसे हाथ रखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है जी फेयर एंड लवली। तो ये जो ट्रेडमार्क है ये स्पेसिफिक फीचर्स को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्क्रिप्टिव मार्क की बात कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव मार्क मतलब कि ये डिस्क्रिप्शन को शो करता है, ठीक है, is used in the connection with the product or services directly related to the meanings. For example, rebuild as applied to a roofing material that contain the rubber। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बेसिकली किसी एक ऐसे मटेरियल की एग्जांपल उसने ऐड की है जो कि क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आप जो भी ट्रेडमार्क यूज़, जैसे हार्पिक पावर है फॉर एग्जांपल, उसका जो भी ट्रेडमार्क है उसको देखते साथ ही पता चल जाता है कि ये किसके लिए यूज़ होता है, क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। अब जैसे हमने पीछे ये देखा था कि पेटेंट की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, कि उसके लिए एप्लीकेशन होती है, उसकी डिटेल होती है, बाकी उसकी क्राइटेरियाज वगैरह
होते हैं। इसी तरह ट्रेडमार्क की भी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें उसने लिखा हुआ है कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न फॉर्म। एक एप्लीकेशन आपको मिलती है, आपने वो फॉर्म फिल करना है। और ड्राइंग ऑफ द ट्रेडमार्क, जैसा भी आपका ट्रेडमार्क है उसकी एक ड्राइंग आप बना दें रफ सी। 5 स्पेसिमेंस शोइंग द एक्चुअल यूज़ ऑफ द मार्क। अच्छा, इसमें ये होता है कि 5 किस्म के आपने ट्रेडमार्क की ड्राइंग्स बनाकर उसको भेजनी है कि भाई हमारा ट्रेडमार्क ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, इसके अंदर चेंजेस भी हो सकती हैं। फ़ीस की बात कर रहे हैं जी, फ़ीस जो है डिफरेंट जोन के अंदर डिफरेंट है। डॉलर्स में इसकी फ़ीस डिफरेंट है, पाक रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में इसकी फ़ीसेस डिफरेंट है। ये मैटर करता है किसी भी स्टेट के अंदर कि वहाँ पे आप जब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं तो उसकी कितनी फ़ीस चार्ज की जाती है। अब वो ये कहते हैं इनिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द सूटेबिलिटी टेक्स 3 मंथ। एनी ऑब्जेक्शंस बाय द एंटरप्रेन्योर मस्ट बी राइज विद इन द 6 मंथ और एप्लीकेशन इज़ कंसिडर्ड अबंडेंट। वो ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने वो जमा करवा दी है एप्लीकेशन, तो आप 6 महीने तक आपके सामने अगर कोई क्लेम आप करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कॉपीराइट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि वंस अगेन अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, इन द फॉर्म ऑफ पोइम्स, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स वगैरह और इन द फॉर्म ऑफ बुक मटेरियल। ठीक है, वो कहते हैं कि इसमें क्योंकि म्यूज़िक के अंदर भी और बुक्स के अंदर भी बेसिकली आपके आइडियाज़ ही इंक्लूड होते हैं। अक्सर इसमें तस्वीरें भी आ जाती हैं, जो लोग फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो उसमें वो डिफरेंट कलर्स के स्कीम्स ऐड करते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट या आइडिया दे रहे होते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी वो कॉपीराइट ले लेते हैं इंटेलेक्चुअल, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वो आता है। जैसे अक्सर आप विंडोज 7 के अंदर देखते हैं या विंडोज़ के अंदर देखते हैं, उसके डेस्कटॉप के ऊपर बड़ी एक फेमस एक तस्वीर लगी होती है जो कॉमन यूज़ की जाती है, तो उसकी भी एक प्रोटेक्शन अभी तक मिल रही है और जो फर्म्स हैं स्टिल उसको अभी तक यूज़ कर रही हैं उसको। आगे अगर हम थोड़ा सा चलें जी, उसके लिए लाइसेंस आपको जो मिलता है उसकी क्या है, कहते हैं कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट गिविंग द राइट टू द अदर टू यूज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन रिटर्न फॉर फीस। ठीक है, लाइसेंस आपको फ़ीस मिलता है, उसका आपको रिटर्न मिल जाता होता है। लाइसेंसिंग इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन 2 पार्टीज़ वेयर वन पार्टी हैज़ properly right over some information processes और टेक्नोलॉजी प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। ठीक है जी, लाइसेंस एक किस्म का एग्रीमेंट होता है जो 2 पार्टीज़ को मिलता है कि उनमें से एक पार्टी अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देती है तो उसके डिफरेंट क्या होते हैं कि फीचर्स होते हैं। दिस एग्रीमेंट रिक्वायर्स अ लाइसेंस टू पे द सम स्पेसिफाइड सम टू द होल्डर ऑफ द प्रोप्राइटरी राइट्स लाइसेंसर इन रिटर्न फॉर द परमिशन टू कॉपी द पेटेंट। अच्छा, इसमें लाइसेंस एक मिलता है, अगर कोई बंदा आपके कॉपीराइट का इस्तेमाल करता है तो आप लाइसेंस ग्रांट करते हैं या लेते हैं उससे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद, कुछ फीस पे करने के बाद। नेक्स्ट वन इज़ द टाइप ऑफ लाइसेंस की बात कर रहे हैं जी, इसमें आता है पेटेंट लाइसेंस एग्रीमेंट है जी, ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट एंड कॉपी लाइसेंस एग्रीमेंट है। ये तीनों लाइसेंस बेसिकली उसने बताया हुआ है कि किन किन कंपनीज़ के अगेंस्ट आपको कैसे कैसे मिलता है। ये सेल्फ स्टडी है जो कि आपने कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द इंश्योरेंस है। ठीक है, इंश्योरेंस तक आपका ये सिर्फ टॉपिक है। इस इंश्योरेंस वैसे उस टॉपिक के अंदर इंक्लूड नहीं होता, टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्लाइड जो हैं ये आपकी लाइसेंसिंग तक ही इंक्लूड होती हैं। सो आई होप कि आज का जो लेक्चर था उसमें काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपने क्या करना, उसको एक दफ़ा मस्ट पढ़ लेना। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर आपने करना है। अगर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।